बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर प्राइमरीली बुनियादी तौर पर हाउस सर्च पुलिस किस तरह कर सकती है, वो क्या क्या सूरतें हैं, इंतहाई अहम एक टॉपिक है। और इससे पहले सेक्शन 98 है हाउस सर्च जिसके तहत होती है, और इससे पहले सेक्शन 97 CRPC के ये वो सेक्शन है, ये ज़रा मुख्तसर सी इस पे बात होगी, जिसके तहत रेस्ट्रिक्शंस प्लेस की जाती हैं वारंट पर। मिसाल के तौर पर सेक्शन 97 CRPC प्रोवाइड्स दैट इफ ए कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव कि फलां जगह पे कोई ऐसा जुर्म जिसकी इतला दी गई है और आफ्टर इंक्वायरी करने कोर्ट कन्विंस्ड हैज रीजन टू बिलीव कि ये ऑफेंस हो रहा है, तो वहां पे कुछ जालसाजी हो रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को मोहरें वगैरह जो बन रही हैं, या कुछ जाली करेंसी बन रही है, या लाइक दैट। तो ऐसी सूरत में कोर्ट पर्टिकुलरली उस पे मुकर्रर कर देगी, मुख्तस कर देगी कि ये जगह या पार्ट ऑफ दिस प्लेस आर पार्ट ऑफ दिस प्लेस, फला मखसूस शख्स इसको एग्जीक्यूट करेगा। शख्स से मुराद यहां पर पुलिस ऑफिसर, और ये जगह है जिसकी सर्च करेगा। वो जगह यानी उस घर का नंबर या हदूद अरबा क्लैरिटी से उसमें दर्ज कर दिया जाएगा, और जो एग्जीक्यूट करने वाला है वारंट को पुलिस ऑफिसर, वो सिर्फ उसी जगह की सर्च करेगा या इंस्पेक्ट करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। तो ये इस पे रेस्ट्रिक्शन है। अब इस सेक्शन में एक बात एडिशनल ये है कि ये सेक्शन सिर्फ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की सूरत में इस्तेमाल नहीं होगी सही, लेकिन ये उस सूरत के लिए भी हो सकती है जब कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या इंक्वायरी नहीं है, बल्कि कोई ऐसी इंक्वायरी विच इज बीइंग कंटेम्पलेटेड, विच इज अबाउट टू बी मेड, जो शुरू होने वाली है। तो ऐसी सूरत हो सकती है कि जब ये एक सस्पिशन हो कि अगर ये इसको ना किया गया सर्च और कब्जे में ना ली गई, तो ये एविडेंस आया होने का एहतमाल है। तो ऐसी सूरत में भी ये हो सकती है। ये जो मैंने बात की कि अगर अबाउट टू कमेंस है, कोई इंक्वायरी शुरू होने वाली है, तो उस वक्त भी हो सकती है। इस पे केस ला आप नोट फरमाइए 1912 ब्रैकेट में 39(1)(a) पेज 163। कोई भी कस्टम्स अथॉरिटी को, कस्टम एक्ट को जो वारंट है, कस्टम अथॉरिटीज कैन नॉट इशू वारंट अंडर सेक्शन 97 CRPC, और कस्टम अथॉरिटी ने वारंट अगर सेक्शन 97 CRPC के तहत जारी किया, तो दैट विल बी एन इलीगल एक्ट। It is reported as PLD 1952 Sindh 61 and PLD 1958 Karachi page 241। अब हम डिटेल में सेक्शन 98 यानी हाउस सर्च, वारंट issued for the purpose of searching or inspecting the house. It's very important section, so we'll discuss it at a better length. जब अदालत को कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और उसकी सरसरी इंक्वायरी करती है कोर्ट, और आफ्टर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी about that credible information of some offense, if the court comes to a conclusion that the court has reason to believe that this is the offense which is taking place over there, तो कोर्ट फिर किसी पुलिस ऑफिसर को मुकर्रर करेगी, लेकिन ना कांस्टेबल के रैंक से ऊपर। कांस्टेबल को कोर्ट कभी नहीं मुकर्रर करेगी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। जब कोर्ट को क्या शुबा है कि या तो स्टोलन प्रॉपर्टी, माल मसरूका,
उस जगह पे डिपॉजिट किया जा रहा है या वहां पे माल मसरूका यानी चोरी का माल फरोख्त किया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट मुकर्रर करेगी। अब ये माल मसरूका या जाली डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं या डिपॉजिट किए जा रहे हैं या वहां पे सेल किए जा रहे हैं। अब यहां पर डॉक्यूमेंट में एक चीज आप एडिट तस्वर करें, वो स्पेसिफिकली आगे इसी सेक्शन में प्रोवाइडेड भी है। वो क्या है? अगर कोई जाली स्टाम्प पेपर तैयार हो रहे हैं, जाली सिक्के तैयार हो रहे हैं मेटल्स के, जाली करेंसी नोट तैयार हो रहे हैं, जाली मोहरें तैयार हो रही हैं, फोश मवाद तैयार हो रहा है, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर को वारंट के इंस्पेक्शन सर्च वारंट जारी करेगी कोर्ट कि वो उनको, और इन चीजों को तैयार करने वाले आलात, इंस्ट्रूमेंट्स, इंप्लीमेंट्स अगर वो भी मौजूद है वहां पे, तो उसको पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? वहां पे प्रोसीड करे, रेड करे, सर्च करे, उसको कब्जे में ले, उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करे, और अगर कोई ऐसा मवाद है जो ऑब्सीन है, फोश है, तो वो भी अपने कब्जे में ले। अब ये सारी जालसाजियों को तैयार करने वाले आलात अगर हैं तो वो भी ले, और जो मुलजिम है अगर मौके पर है तो उसको भी कब्जे में ले, और मुलजिम के जो मुआवनीन है, कोई एक्सपर्ट्स की सूरत में, कोई दात का मास्टर है, कोई जालसाजी का किसी भी तरह से मास्टर है, जो कोई शख्स इस जुर्म की मुआवनत के लिए वहां पे मौजूद है, और जिसके या कोई ऐसा शुबा है कि ये जो मेटल हैं या पीसेज ऑफ मेटल हैं, इनको मेटल एक्ट की खिलाफ वर्जी करके मंगवाया गया, या कस्टम की सेक्शन 16 यानी नॉन कस्टम पेड कोई मेटल्स हैं, किसी भी तरह से कोई उनमें इलीगैलिटी, उनको अपने कब्जे में ले और उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करे, और मैजिस्ट्रेट साहब के सामने फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी, मैजिस्ट्रेट साहब अगर जरूरी है तो इसको सेफ प्लेस पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये इसका मेन लुबे लुबाब है। पार्ट 2 जो है इस सेक्शन का वो है कि जो आलात के बारे में बिलखसूस, कि जो इंप्लीमेंट्स ऑफ काउंटर फिटिंग काइंस हैं, फोइड डॉक्यूमेंट्स हैं, फोइड करेंसी नोट्स हैं, उनको तैयार करने में जितने भी आलात हैं उनको, या कोई गैर कानूनी उनमें कोई इलीगैलिटी है, गैर कानूनीयत है, मिसाल के तौर पर कोई मेटल्स हैं जो कस्टम ड्यूटी पेड नहीं, या कोई और चीज जो मेटल एक्ट की खिलाफ वर्जी में किसी भी तरह से अगर वो इलीगल है, उनको अपने कब्जे में लें। और फिर इसमें मेटल पीसेस भी शुमार होंगे। तो ये इसका जिस्ट है, लुबे लुबाब है इस सेक्शन का, सेक्शन 98। अब इसमें कुछ इसके एस्पेक्ट सिनोप्सिस, कोई इसका स्कोप डिस्कस करेंगे डिफरेंट केस लॉ की सूरत में, जैसे जैसे मुख्तलिफ सूरत हाल हाय पैदा होती रही। तो वो क्या थी? पहली बात तो यह है कि जो एक्ट ऑफ इशूइंग वारंट है बाय द कोर्ट, दैट इज ए जुडिशियल एक्ट। इसलिए कि जब जुडिशियल एक्ट, इसलिए इसको कहा जाता है कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है मैजिस्ट्रेट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमने जाके काम करना है। राइट टू प्राइवेसी, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट टू फ्री ट्रेड, बिजनेस करने का, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जब उनको अफेक्ट करना है तो वो एक कोर्ट का ऑर्डर होना जरूरी है। यहां पे इसीलिए वर्ड कोर्ट यूज हुआ है। तो जुडिशियल माइंड अप्लाई कैसे होगा? जब एक मटेरियल प्लेस किया गया कोर्ट के सामने, कोई शहादत है, इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, उसको जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कि क्या ये जरूरी है, तो फिर वो वारंट जारी करेगा और इसको जुडिशियल एक्ट तस्वर होगा। और ये एक बात यहां पे क्लियर कर दो कि इसके लिए हर सूरत प्रोसीडिंग का पेंडिंग होना जरूरी नहीं है।
कौन सी प्रोसीडिंग? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल का। बास प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी होते हैं, अदरवाइज एविडेंस जाया होने का एहतमाल होता है। तो ऐसी सूरत में भी हो सकता है। तो वो ये नहीं है कि हर सूरत वो पेंडिंग हो तो फिर ही, उसमें एक्सेप्शन है। तो इस पे आप केस लॉ नोट फरमाइए, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 759। मैजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 98 CRPC के तहत वारंट जारी करते वक्त एक बात को एसरटेन करना है, और वो बात ये है कि स्टोलन प्रॉपर्टी या जालसाजी वहां पे हो रही है, जाली सिक्के बन रहे हैं, करेंसी बन रही है, मोहरे बन रही है, स्टाम्प बन रहे हैं, अब फोर्स मटेरियल बन रहा है, वगैरह वगैरह, या उनके हालात मौजूद है, या वो इलीगली वहां पे रखे गए, तो यानी उनको डिपॉजिट किया गया, या वहां पे उनकी सेल होती है, फरोख्त होती है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे फोर्स कोई भी मटेरियल है। इस चीज का तयक्कुन करना पहले, फिर वारंट जारी करना। तो दिस इज रिपोर्टेड एज PLD 1968 ढाका 229। अगर जो इन्फॉर्मर या कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ और सरसरी इंक्वायरी नहीं हुई, तो इस सेक्शन का मकसद, जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव, वो फेल नहीं होगा। ये महज एक इरेगुलरिटी होगी। तो इस पे आप दो जजमेंट्स नोट फरमाइए, 1969 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 710 एंड PLD 1968 ढाका 229। इस सेक्शन के इस्तेमाल से बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, किसी तौर भी नहीं, जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, जो कब्जे में ली जा रही है, उसके मुतालिक जो राइट्स हैं किसी भी शख्स के, ओनरशिप के है या कस्टडी का है या जो भी जिस तरह का भी, वो कतन वो अफेक्ट नहीं होंगे, वो इंटैक्ट जो कि तो रहेंगे जैसे एग्जिस्ट करते हैं। इसका मकसद सिर्फ माले मसरूका यानी स्टोलन प्रॉपर्टी और जो जाल काउंटरफिट करेंसी या फोर डॉक्यूमेंट्स अगर वो डिपॉजिट हुई हैं या सेल परचेज हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल में लेना है। उसका तय नहीं करना कि उसका मालिक कौन है, जो मिल्कियत है उसका तयन का अपना तरीकाकार है, उसके किसी तरह के भी राइट्स जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है वो अफेक्ट नहीं होंगे सेक्शन 98 के इस्तेमाल से। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1988 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1876। ये जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 98 और सेक्शन 165 CRPC, दोनों के तहत सर्च होती है, तलाशी होती है, इंस्पेक्शन होती है। तो ये पेंडिंग, ये नॉर्मल फिनोमेना है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स। पेंडिंग इनको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की सूरत में इस्तेमाल होंगी। ये एक जनरल उसका प्रिंसिपल, एक्सेप्शन की मैं आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड अबाउट दैट। This is reported as 2001 Pakistan Criminal Law Journal page 685। जो सेक्शन 98 है और सेक्शन 103 है CRPC की, अब दोनों में सर्च हो रही है और कस्टडी में लिया जा रहा है, बरामदगी की जा रही है, तो ये मैंडेटरी है। इनमें जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं बोथ इन सेक्शंस 98 और 103 CRPC, दोज आर मैंडेटरी और उनको डिस्पेंस विद किया जा सकता है ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। दिस इज रिपोर्टेड एज PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 376। अब एक बड़ी अहम बात, बड़ी अहम इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर अक्सर पुलिस वायलेट करती है, लॉ का अब्यूज होता है, मिसयूज होता है। तो 4 सेक्शंस आप ज़हन नशीन रखें, सेक्शन 96, सेक्शन 98, सेक्शन 103 और सेक्शन 165, इन सबों के तहत वारंट, सर्च, तलाशी, इंस्पेक्शन होती है। नन ऑफ दिस सेक्शन कवर द सिचुएशन, कोई भी ऐसी सूरत इनके तहत नहीं आती कि पुलिस रेड करे कि फलां गेस्ट हाउस में
किसी आदमी को टू टेक हिम बाय सरप्राइज हु इज एंगेज्ड इन सेक्स। तो यानी किसी भी ये सेक्शन में पुलिस को इख्तियार हासिल नहीं है इस तरह का रेड करने का। तो इस पे आप सॉरी 3 जजमेंट्स नोट फरमाइए। 1999 MLD 1618 शरीयत कोर्ट AJK एंड PLD 1998 लाहौर 35। ये पढ़ने लायक जजमेंट है, ये लाहौर वाली। इसमें कुरान और अहादीस के हवाले से, कुरानिक वर्सेस के हवाले से कंप्लीट फिलॉसफी समझाई गई है कि ये इख्तियार क्यों नहीं है। अल्लाह तबारक ताला भी कह रहा है कि आप पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा, और अगर तुम कुछ ऐसा देख लो तो खामोश रहो। अगर तुमने किसी मुसलमान भाई का पर्दा रखा तो रोजे क़यामत मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो नेक्स्ट केस लाइज PLD 1979 लाहौर पेज 279। वारंट सिर्फ पुलिस ऑफिसर को जारी हो सकता है, और वो भी कांस्टेबल से ऊपर के रैंक का। हाँ, एक बात इसमें है कि पुलिस ऑफिसर को वारंट हुआ, वो आगे डेप्यूट कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट को टू एग्जीक्यूट द सेम अकॉर्डिंगली एज पर डायरेक्शंस एंड स्पेसिफिकेशंस कंटेन्ड इन द वारंट। दिस इज रिपोर्टेड एज 3 सिंध LR पेज 56। चोरी के मुकदमा में तफ्तीशी ऑफिसर सेक्शन 165 CRPC के तहत रेड करके सर्च कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और ये लीगल होगी। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1919 इलाहाबाद पेज 41। अब अगर आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत, यानी असला का जो ऑर्डिनेंस है, असला जायज है या नाजायज वो तो बात की बात है, आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई रेड किया, सर्च किया और कब्जे में लिया, और अगर वो रेड इलीगल है लेकिन एविडेंस ऑफ द ऑफेंस इज देयर, जुर्म की एविडेंस मौजूद है, भले वो रेड इलीगल है, तो कन्विक्शन अफेक्ट नहीं होगी, जुर्म तो मौजूद है। वो एक प्रोसीजरल इलीगैलिटी है, और उसको रिड्रेसल का, सजा जजा का अपना एक डिपार्टमेंटल भी तरीकाकार मौजूद है और दीगर भी तरीकाकार मौजूद है। तो लेकिन जो अफेंस की कन्विक्शन है वो अफेक्ट नहीं होगी इससे। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1925 इलाहाबाद पेज 435। जो मिसाल के तौर पर अगर कोई इंफॉर्मेशन है कि फलां जगह पे गैम्बलिंग हो रही है, कॉमन गैम्बलिंग हाउस है, कुब्बा खाना है जिसको बोलते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए जरूरी है कि कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट है वो उस पे सरसरी इंक्वायरी करके क्या चीज हासिल करे, वेदर ही इज कन्विंस्ड, वेदर ही थिंक्स दैट देयर इज रीजन टू बिलीव। और वो रीजन टू बिलीव कैसे बनेगी, जब सफिशिएंट एविडेंस मौजूद होगी, मटेरियल मौजूद होगा जो सरसरी इंक्वायरी में सामने आए, तो फिर ही रेड किया जा सकता है, वारंट इशू किया जा सकता है फॉर रेड, सर्च एंड इंस्पेक्शन। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1930 कैलकाटा पेज 365। जो वारंट जारी करना है इस सेक्शन के तहत, उसमें 2-3 बातें बहुत जरूरी। एक तो जिस आदमी को मुकर्रर किया जाना है पुलिस अफसर, उसका नाम और कंप्लीट उसका डेजिग्नेशन और वो सारी चीज। दूसरी, जिस जगह पे रेड करना है उस घर का बकायदा नंबर, अगर नंबर नहीं है तो उसका हदूद अरबा, बाउंड्रीज, ये जरूरी है। अगर ये चीजें मिसिंग है तो वो वारंट इलीगल होगा। This is reported as AIR 1924 Allahabad 128 and AIR 1953 Madras page 243. Special Court of CNSA इंसदाद मंशियात कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है, दैट कैन इशू सर्च वारंट वगैरह। ये जो प्रोविजन है
ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी इन नेचर है। अगर इसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो ये फैटल नहीं होगा, इसका अफेक्ट ये नहीं होगा कि फिर उसमें कन्विक्शन नहीं हो सकती। दिस इज रिपोर्टेड एज 2001 SCMR पेज 36। और टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 32A ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, उसमें इस सेक्शन जो मैंने बोली 32A, इसके तहत इट इज प्रोवाइडेड कि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज एप्लीकेबल टू टेलीग्राफ एक्ट। तो बात का मकसद क्या है यहां पे करने का कि जब CRPC एप्लीकेबल है तो फिर 98 CRPC के तहत वो उसका वारंट जारी हो सकता है फॉर रेड एंड सर्च एंड इंस्पेक्ट। और अगर वहां से कुछ चीजें ऐसे मिलते हैं तो फिर उनको कब्जे में लेना वगैरह, जो उसका तरीकाकार। I pray my lecture be beneficial for you. Keep watching, keep guiding me. Thank you very much. Stay blessed. Allah ne ke baad.